वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, इंटीग्रेशन आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। लास्ट वीडियो जो आपने देखा होगा वीडियो बेस्ड ऑन लेबनिज रूल, आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। लेबनिज रूल पर बहुत कुछ बताने के लिए है, सिखाने के लिए है। अभी बच्चा उतना मुझे समय मिल नहीं पा रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि मुझे जैसे ही थोड़ा सा ज़्यादा समय मिलता है आई विल प्रिपेयर सम वीडियोस फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। फिर भी जितना हो पा रहा है मैं उतना करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि अभी आज की क्लास में हम लोग क्या कर सकते हैं। फिलहाल प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ हम लोग रुक करेंगे और देखते हैं कि क्या है डेफिनेट इंटीग्रल में प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन। तो डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। बहुत कुछ डेफिनेट इंटीग्रल में हमें सीखने को मिला, जैसे कि लिमिट ऑफ द सम, डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ द सम। फिर उसके बाद में हम लोगों ने वहां पर सीखा हाउ टू फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। लास्ट वीडियो जो थी लेबनिज थ्योरम पर ऑलरेडी बेस्ड आप एक देख चुके हैं। अभी फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं किया हुआ है, उसका उतना अपने पास काम भी नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ के जो क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट लेबनिज की हेल्प से सॉल्व हो जाते हैं। और एक्चुअली वो जो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस था वो मैंने लेबनिज की हेल्प से ही सॉल्व करके आपको दिखाया भी था, तो ऑलरेडी लेबनिज पर हम लोग काम कर चुके हैं। अभी सेकंड फंडामेंटल थ्योरम आपने देखा किस तरीके से प्रॉब्लम्स को ईजी कर देती है। सेकंड फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करते ही जो हमारे बहुत बड़े बड़े सम्स थे वो बहुत ही आसानी से सॉल्व होने लगते हैं। फिलहाल आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम लोग सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम अगर प्रॉब्लम को इजी करता है तो हम देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम उससे भी ज़्यादा आसान तरीके से हो सकते हैं, और अगर हो सकते हैं तो किस तरीके से। तो आइए जरा हम लोग समझने वाले हैं कुछ प्रॉपर्टीज को। अब प्रॉपर्टीज, आइए प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ समझ लेते हैं। आप केमिस्ट्री में जानते हैं, केमिस्ट्री में एक कैटलिस्ट होता है, उत्प्रेरक। तो आप जानते हैं कि उत्प्रेरक क्या करता है कि किसी भी क्रिया में स्वयं भाग नहीं लेता है, बस अभिक्रिया की जो दर होती है उसको अप और डाउन कर देता है। यानी जो कैटलिस्ट होते हैं वो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बस रिएक्शन रेट को अप और डाउन मीन्स स्लो और फास्ट कर देते हैं। यही काम होता है प्रॉपर्टीज का मैथमेटिक्स में। आप जब सही प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं तो जो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी है वो बढ़ जाती है, गलत प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देंगे तो एक स्पीड और एक्यूरेसी घट जाएगी और हो सकता है कि वो सोल्यूशन ही आप ना गेन कर पाए। तो प्रॉपर्टीज देखते हैं किस तरीके से हम लोग यहाँ पर चीज़ों को डिस्कस कर पाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1, डेफिनेट इंटीग्रल कहा जाता है a to b fx dx which is known as a to b ft dt, ठीक है। ये बच्चा क्या है, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है। इस प्रॉपर्टी नंबर 1 में आपको क्या बताने की कोशिश की गई है कि व्हेन द लिमिट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इज फिक्स्ड a to b देन देयर इज नो मीन ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल। अगर किसी भी निश्चित समाकलन के अंदर उसकी सीमाओं को निश्चित कर दिया जाता है तो वहां पर वेरिएबल का रोल खत्म हो जाता है। अब इसका प्रूफ भी देखेंगे और प्रूफ देखने के साथ ही साथ इस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चंस भी देख लेंगे। अगर इसका प्रूफ हम देखते हैं तो प्रूफ में हमें देखने को बच्चा क्या मिलता है, प्रूफ में हमें देखने को मिलता है, हमने LHS ले लिया, हमने LHS लिया, प्रूफ नहीं, हमने क्या ले लिया, LHS ले लिया। हमें देखने को मिलता है a to b देन fx dx। बच्चा हमने लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया, हमने लेट किया x इक्वल्स टू t देन dx इक्वल्स टू dt। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि डेफिनेट इंटीग्रल में कभी नहीं भूलना व्हेन और देन, ठीक है। बहुत ज़्यादा एग्जाम में प्रेशर होता है एग्जाम हॉल में, और मैंने कई बार देखा है कि स्टूडेंट्स लिमिट्स को अप्लाई करना ही भूल जाते हैं। x और t, जब x क्या है a to b, x की लिमिट्स क्या चल रही है a to b, तो बच्चा ये x जब x a है तो t भी a है, जब x b है तो t भी है। ओवरऑल हमें लिमिट्स पता चल चुकी हैं। तो जो अभी बच्चा चल रहा था a to b वो अभी भी चलेगा a to b, बस वेरिएबल जो है वो चेंज हो चुका है और यहाँ पर आ चुका है क्या, ft dt। LHS लिया था, कहाँ पर पहुंच चुके हैं, RHS पर पहुंच चुके हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि चीजें भी आपको बेहतर तरह से समझ आ रही हैं। ये था हमारा इसका फर्स्ट प्रूफ। अब यहाँ पर इसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं जरा देख लेते हैं। 2 to 3 x dx, इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं। 1/2 x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं एक्स स्क्वायर होता है 2 to 3, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, देन 1/2 यहाँ से आपको देखने को मिलता है 9 - 4 देन वी गेट दी 5/2। ये रहा हमारा फाइनल आंसर।
अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक हमने दूसरा क्वेश्चन अडॉप्ट किया, उसमें भी यही है 2 to 3 और यहाँ पर है टी डी टी। अगर बच्चा इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है टी स्क्वायर 2 to 3, एक बार क्या आता है अपर लिमिट, फिर एक बार क्या आता है लोअर लिमिट, देन 1/2 9 - 4, देन वी गेट दी 5/2। ओवरऑल अभी हमने देखा कि जो यहाँ से आंसर आ रहा है वही यहाँ से आंसर आ रहा है, तो अब क्या था कि पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 1 वी कैन से दैट द इंटीग्रेशन लिमिट 2 to 3 टी डी टी इज इक्वल टू 5/2। क्यों? क्योंकि जो यहाँ से रिजल्ट आ रहा है वही यहाँ से रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। इसे डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। क्या कहा? इसे डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। क्यों डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली वेरिएबल का कोई रोल ही नहीं होता है। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद है क्या कहा गया है, व्हेन द लिमिट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इज फिक्स्ड देन देयर इज नो मीन ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल। अगर किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर लिमिट्स को फिक्स कर दिया जाता है तो फिर वहां पर वेरिएबल का रोल खत्म हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर तरह से समझ आया होगा। इसको यहां से हटा देते हैं और इसी के साथ में अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 को। क्या कहा? इसी के साथ में डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 को। बच्चा सारी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए क्योंकि यहां से आपको यूपी बोर्ड में आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, बिल्कुल एकदम कंफर्म है। और सीबीएसई बोर्ड में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर से पैटर्न चेंज हुआ तो 5 मार्क्स हो गया, अदरवाइज के पहले 6 मार्क्स का आता था। आइए देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है। प्रॉपर्टी नंबर 2 ये कहती है व्हेन वी इंटरचेंज, क्या कहा? व्हेन वी इंटरचेंज द लिमिट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल देन द न्यूमेरिकल वैल्यू विल बी अनचेंज्ड बट द साइन विल बी चेंज्ड। ठीक, मींस b to a fx dx। कोई समस्या? a to b fx dx इक्वल्स टू माइनस b to a fx dx। अब इसको किस तरीके से प्रूफ करेंगे, आइए जरा समझ लेते हैं कि इसे किस तरीके से प्रूफ किया जाएगा। लेट fx बी द एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफएक्स। देन आपको याद होगा सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, उसी की हेल्प से इसको आगे प्रोसीड करा रहे हैं। फिलहाल समझने की कोशिश करेंगे। हमने कहा कि इसका जो इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कैपिटल एफएक्स। ध्यान से समझना। तो ठीक है, हमने लिख दिया, लिमिट्स को अप्लाई कर देते हैं तो हमें देखने को मिलता है एफ बी माइनस एफ ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। यहां से हमें क्या देखने को मिलता है, ए टू बी, फिर हमें देखने को मिलता है आरएचएस ले लेते हैं, बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। यहां से हमें क्या देखने को मिलता है, माइनस यहां से एफ एक्स। अब आप बोलेंगे सर ये एफ एक्स कहां से आया, तो फिर मैं वही बात बताऊंगा, एफ एक्स बी द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दी स्मॉल एफ एक्स। तो अभी अगर ये बात कम समझ आ रही है तो आप क्या करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस बेस्ड एक वीडियो मैंने प्रॉपर बना रखी है, वहां पर इन सब चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ था, वो वीडियो देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। यहां से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस साइन को अंदर रन कराते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, एफ बी माइनस एफ ए। यहां से क्या देखने को मिल रहा था, एफ बी माइनस एफ ए। देखो जरा ध्यान से, ये भी एफ बी माइनस एफ ए है, ये भी एफ बी माइनस एफ ए है। तो यहां से पता चलता है क्या, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। और इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर आता है। इसी का एक सब कॉरोलरी है, उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसमें यह बताया जाता है कि a टू a एफ एक्स डी एक्स, ध्यान से समझना, अगर किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू को फिक्स कर दिया जाता है, मींस अपर लिमिट और लोअर लिमिट को सेम कर दिया जाता है, तो जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, वो जीरो होता है। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 का एक सब कॉरोलरी है। जरा समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। इसका प्रूफ एकदम आसान है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि कैपिटल एफ एक्स विद एंटी डेरिवेटिव of the small fx, then we can write it capital Fx and apply the limit, as well as we will apply the limit, sorry, a to a, then fa minus fa, fa minus fa. Oops, you can see that both are same, then we get 0. Got it? तो डेफिनेट इंटीग्रल, अब यहां से जरा एक चीज को समझना होगा। कभी भी अगर ऐसा हो कि आपको डेफिनेट इंटीग्रल में आंसर 0 मिल रहा है, क्या कहा, कभी भी ऐसा हो कि डेफिनेट इंटीग्रल में आपको आंसर 0 मिल रहा है, तो आंसर 0 दो ही कंडीशंस में हो सकता है। या तो खुद इंटीग्रेंट 0 हो जाए, क्या कहा, या तो खुद इंटीग्रेंट 0 हो जाए। इंटीग्रेंट समझ रहे हैं, जो भी लोग शुरू से वीडियोस देखते चले आ रहे हैं, या तो खुद इंटीग्रेंट 0 हो जाए या फिर उसकी जो डेफिनेट इंटीग्रल में जो लिमिट दी जा रही है वो सेम हो जाए। केवल दो ही कंडीशंस में जो आउटपुट होता है वो 0 होता है, जिसमें कि एक कंडीशन को यहाँ पर प्रूफ करा करके दिखा दिया गया है।
इसी के साथ में शायद प्रीवियस वीडियो में मैंने उसमें भी बात की हुई थी, जिसमें कि फंक्शन को बता रहे थे कि डेफिनेट इंटीग्रल फंक्शन किस तरीके कंसीडर करना है। फिलहाल आज की क्लास में क्या है कि हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन रेस किया जा रहा है क्वेश्चन NCERT टेक्स्ट बुक से। देखो बच्चा, अभी तुम्हें क्या करना है, अभी तुम्हें कोई भी क्वेश्चन टच नहीं करना है, ठीक है। एक्सरसाइज 7.11 मैंने टच कर लिया है। आप कुछ नहीं करेंगे, आपको सिंपली प्रीवियस वीडियो देखना है और ये जो भी आज जितनी प्रॉपर्टीज बता रहे हैं वो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें की कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होंगी। तो फिलहाल अभी आज की क्लास में आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2 पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, जो एक क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं उसको देखेंगे, अपनी तरफ से किसी भी क्वेश्चन को टच नहीं करेंगे, ठीक है। सभी लोग साथ में चलते रहेंगे, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। कुछ लोग इधर उधर कुछ अलग ही टॉपिक्स रन करा रहे हैं, तो फिर अभी आपके असेसमेंट स्टार्ट होने वाले हैं, फिर वहां पर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 आखिरकार इन प्रॉपर्टीज के थ्रू सॉल्व हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। देखो यहाँ पर क्या है कि एक ही क्वेश्चन को कई मेथड से हम लोग सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको आप देखेंगे वेरियस प्लेटफॉर्म पर किसी दूसरे मेथड से सॉल्व किया गया है। बेसिकली मुझे क्योंकि प्रॉपर्टी आपको बताना है कि प्रॉपर्टी किस तरीके से अप्लाई होती है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूं इन दो प्रॉपर्टीज की मदद से, ठीक है। यहां पर जिस कंसेप्ट का मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं, sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। याद रखना बच्चा, एक आर्टिकल मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, उसको ना पढ़ाने का एक रीजन था क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो टॉपिक वहां पर डिस्कस होता है, और अगर उस आर्टिकल को तुम यहां पर अप्लाई करोगे अपने 12th स्टैंडर्ड पे, तो फिर बच्चा आंसर मैच नहीं करेगा, बस और कोई बात नहीं थी। तो अभी क्या है कि आर्टिकल को मैं डिफाइन कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना। कभी भी तुमको यहां कुछ भी लिखा हो, इट्स अ डजंट मैटर, कुछ भी लिखा हो, बस तुम्हें देखना है कि साइन और कॉस दोनों प्रोडक्ट में है या नहीं है। ये किस में होने चाहिए, ये प्रोडक्ट में होने चाहिए। सेकेंड चीज थिंक आपको ये कंसीडर करना है कि जो न्यूमरेटर है वो किस फॉर्मेट पर है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है या फिर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है। दो चीजें जो आर्टिकल अभी आज क्लास में बता रहे हैं उसमें हमें क्या चीज नोटिस करना है। नंबर एक लिख देता हूं, आपको देखना है a प्लस बी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और न्यूमरेटर पर आपको देखने को मिलना चाहिए साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स, ठीक है। प्लस माइनस का मतलब समझ रहे हैं, मतलब दो में से कोई एक ही चीज देखने को मिलेगी, या तो प्लस देखने को मिलेगा या माइनस देखने को मिलेगा। सपोज करो यहां पर प्लस है, अगर प्लस होगा तो आप लेट करोगे कॉस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू टी, ठीक है। अगर यहां पर है माइनस, अगर यहां पर है माइनस, तो आप लेट करोगे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू टी। मेरी बात समझे या नहीं समझे, मेरी बात समझे या नहीं समझे। अगर यहां पर होता है प्लस तो ये लेट करना है, अगर यहां पर होता है माइनस तो ये लेट करना है। दोनों ही कंडीशंस में स्क्वायरिंग बोथ साइड होगी, दोनों ही, चाहे ये हो चाहे ये हो। जैसे ही आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कराते हैं तो वैसे ही आपको यहां पर देखने को मिलता है 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर। यहां से भी आपको देखने को मिलता है 1 प्लस 2 साइन एक्स cos x is equals to t square. Now you can find out the value of sin x into cos x and you have to put this value in the given system, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आर्टिकल अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मोस्ट पावरफुल आर्टिकल है, वेरियस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर देगा। हालांकि आपकी एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन है जो कि मैंने होमवर्क भी दिया हुआ था और जो कि कई लोगों ने सॉल्व करके मुझे भेजा भी था। आफ्टर देन इसका सोल्यूशन बुक में भी आपको देखने को मिल जाएगा। एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल में है, मैंने जब क्वेश्चन दिया था तब मैंने बताया भी था। आज आपके लिए फिर से एक HW है और उस HW को आप परफॉर्म करेंगे। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है इस आर्टिकल की मदद से। क्या कहा, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल की मदद से इस क्वेश्चन को अडॉप्ट करना है, ठीक है। और फिर देखते हैं कि क्या चमत्कार हो सकता है। HW सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा और अभी इसी आर्टिकल को मैं यहाँ पर अप्लाई करने जा रहा हूँ, ठीक। हालांकि इसको और भी मेथड है 12th स्टैंडर्ड पर, मगर अब क्योंकि ये आर्टिकल सीख चुके हैं तो फिर इसी को अप्लाई करते हैं। हाँ ठीक है, न्यूमरेटर पर क्या दिखा, माइनस। तो जब माइनस दिखा तो हम समझ गए कि हमें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को बच्चा क्या करना है, टी लेट करना है, ठीक है। इसको बच्चा कर दो डिफरेंशिएट, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, जबकि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स होता है। और साथ में आपको मिलता है क्या, डी एक्स इक्वल्स टू, यहां से आपको क्या देखने को मिलता है, डी टी। क्या इतनी बात समझ पाए। मैंने कई बार आपको बता रखा है कि आप हमेशा ही एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे व्हेन और देन।
बिल्कुल एकदम गांठ बांध लीजिए कि डेफिनेट इंटीग्रल में कोई भी क्वेश्चन में जब किसी भी वेरिएबल को हम अडॉप्ट करते हैं तो वहां पर एक टेबल व्हेन देन की प्रिपेयर होती है। x और t, जब x चल रहा है 0 to π/2 तो बच्चा ला करके पुट कर दो। जैसे ही आपने 0 पुट किया sin 0 0 हो गया, cos 0 की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। 90 पुट कर दो जरा, जैसे ही आपने 90 पुट किया तो sin 90 की वैल्यू क्या हो गई 1, जबकि cos 90 हो गया 0, अगेन वी गेट दी 1। बात समझे या नहीं समझे? हालांकि समझदार के लिए इशारा काफी होता है, आप समझ चुके होंगे कि आंसर क्या है। अगर जो लोग समझ चुके हैं कि आंसर क्या है तो वो लोग मुझे बताएंगे कि ये किस रिजल्ट के थ्रू आंसर आप बता रहे हैं। ठीक है, फिलहाल अभी दो ही प्रॉपर्टीज बताएंगे तो जाहिर सी बात है उन्हीं दो प्रॉपर्टीज को मैं डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं। वैल्यूज को पुट करने से पहले आपको यहां से इसकी वैल्यू जनरेट करना होगा sin x इंटू कॉस एक्स, क्योंकि ये जो t लेट किया है ये एक्चुअली कहीं पुट नहीं हो पाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा दिया। क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा दिया टी स्क्वायर। ठीक है, ये है यार, यहां गलत लिख दिया है बच्चा, ये आ जाएगा sin x प्लस कॉस एक्स। एक्चुअली ये एरो मैंने गलत बना दिया है। ठीक है, ये यहां से आते हैं। अभी क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। हाँ भाई, क्या कोई सूरवीर है जो ये बता सकता है कि आखिरकार इसका आंसर क्या होगा, इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, यहां से किसकी वैल्यू जनरेट करना है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। बच्चा एक काम किया, इसको हमने ट्रांसफर कर दिया टी स्क्वायर माइनस 2। अभी क्या करना है, ओवरऑल सारी वैल्यूज को उठाना और सारी वैल्यूज ला करके इक्वेशन 1 में पुट कर देना है यूजिंग 1। ठीक है भाई, चलो कर लेते हैं। जो लिमिट अभी चल रही है 0 टू π/2 वो लिमिट सब चलेगी कहां से कहां तक, जो लिमिट चली है 0 टू π/2 वो चल रही है 1 to 1। ठीक है, ये क्या है, ये लोअर लिमिट है, और जबकि ये क्या है, ये अपर लिमिट है। बहुत कुछ इसके बारे में बता चुके हैं, इसलिए यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि डिस्कस करने की जरूरत है। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx देखेंगे जरा ध्यान से, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx, इसकी वैल्यू ऑलरेडी हम जनरेट कर चुके हैं जो कि किसके इक्वल है, dt के इक्वल है, होल अपॉन। यहां से देखो आपको 1 देखने को मिलता है, जबकि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू हमें क्या देखने को मिलती है, टी स्क्वायर माइनस 1/2। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमें रिजल्ट में क्या देखने को मिल रहा है। यहां से बच्चे एलसीएम लेते हैं तो 2 dt होल अपॉन, यहां से आपको देखने को मिलेगा 2 - 1, देन वी गेट दी 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी अभी प्रॉपर्टी नंबर 2 का एक कॉरोलरी में आपको बता करके आया था, व्हेन द लिमिट ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल इज सेम देन द वैल्यू ऑफ द होल रिजल्ट मींस इंटीग्रेंट इज 0। बात समझे या नहीं समझे? उस इंटीग्रल की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो आउटपुट हमारे पास क्या आया, 0 आया। हालांकि इस क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने के और भी कई तरीके हैं, मगर मेरा उद्देश्य यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2 को डिफाइन करना था, और मुझे लगता है कि शायद मैं अपने उद्देश्य में सफल हो चुका हूँ। इसलिए अब मुझे इस क्लास को इसी जगह से स्टॉप करना होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।